हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार। मैं लॉ में प्रोफेसर हूँ। आज आपको मैं पर्यावरण विधि जो हिंदुस्तान में अपने है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। जनरली लॉ में हम सारे पर्यावरण संबंधी कानूनों को पढ़ाते हैं। क्योंकि आज हम इसको जनरल रूप में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। आज के युग में हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अब इतने पर्यावरण के बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पुराने समय में या प्राचीन भारत में हम देखें तो हम लोगों में एक आंतरिक रूप से नैतिकता हुआ करती थी। नैतिकता का मतलब है मॉरलिटी। मॉरलिटी का अर्थ होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो हम हमारे माता पिता से, समाज से, गुरुओं से प्राप्त करते थे। जैसे उदाहरण, सड़क के किनारे चलेंगे, किसी नदी नाले तालाब में नहीं थूकेंगे, ये सब हमारी नैतिकता थी। बड़ों का सम्मान करना। तो हमारे धर्म में भी, रिलीजन में भी, पंथ में भी, यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप देखो, वेदों में इतनी बातें कही हैं पर्यावरण के बारे में, या हमारे जो रहन सहन का तरीका है उसको डिस्कस किया गया है कि व्यक्ति जो है जीवन प्राप्त करते ही उसको एक निश्चित जीवन शैली में जीना है, उसके बाहर उसको नहीं जाना है। अब आप देखो, गीता में भी कई जगह से उदाहरण मिलते हैं जिसमें पर्यावरण के बारे में कही गई है। एक युद्ध जैसे बात में भी ये हुआ करता था कि रात्रि में युद्ध नहीं करेंगे, केवल दिन में ही करेंगे। तो ये सब वहाँ की पहले नैतिकता की बातें थी। आप इसके अलावा दूसरे ग्रंथों को ले लो, आप कुरान में जाओ, कुरान में भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। पर्यावरण से जुड़ी होने का मतलब है कि वे लोग एनवायरमेंट को या आसपास के क्षेत्र को कैसे बचा के रखते थे और उसको कैसे गंदा होने से या प्रदूषित होने से रोकते थे। कुरान के बहुत सारे वर्सेस में आप देखो, ये कहा गया है कि पेड़ जहाँ लगा हुआ है उसके आसपास आप गंदगी नहीं डालेंगे, आप टॉयलेट नहीं जाएंगे। ये सब बातें कुरान में कही हुई है। मोहम्मद जो प्रॉफिट थे उन्होंने भी कई जगह कहा है कि ऐसे रास्ते पे चलो बिल्कुल स्वच्छ हो, जिसमें बिल्कुल पानी लगा हुआ हो, कंकड़ नहीं हो। तो ये सब उनके धर्मों में भी था। ऐसे ही बाइबल में देखो आप, बाइबल में कई सारे उदाहरण मिलते हैं हमें जो नैतिकता के बारे में बताते हैं और पर्यावरण को की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। आप इसके बाद जब अब आगे निकले तो हमारा जो इतिहास है वो भी ऐसा गवाह है कि पर्यावरण के बारे में लोगों ने बहुत चिंतन किया था। आपने सुना होगा एक अमृताबाई नाम का जोधपुर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें करीब 300-400 लोग जो थे उन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी, केवल इसी कारण से कि उन्हें पेड़ों को बचाना था। पेड़ों को बचाने का मतलब अपने पर्यावरण को बचाना था। एक अमृताबाई नाम की महिला थी जो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ पे चिपक गई। तो उनके पति, उनके बच्चे, वे स्वयं और गांव के बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी आहुति दे दी, केवल इसलिए कि उन्हें पेड़ों को बचाना था। जब राजा अभय सिंह को इस बात से पता चला तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए। तो ये उदाहरण हमको हमारे इतिहास में भी मिलता है। तो पहले, कहने का मतलब है कि पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में चिंता करने की हमें इतनी आवश्यकता नहीं थी। क्यों? कि हमारे अपने आप में इतने अच्छे वैल्यूज थे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पर्यावरण के बारे में। और सबसे बड़ा कारण तो आप जानते ही हैं कि पॉपुलेशन इतनी अधिक थी ही नहीं। जब पॉपुलेशन बढ़ी, नैतिकता का पतन हुआ, तो हमें जरूरत पड़ी कुछ कानून बनाने की। अब कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और भी इसके कारण है। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कुछ कारण ऐसे थे और कुछ फैक्टर्स ऐसे थे, जैसे इंडस्ट्रीज का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ जाना और शहरीकरण होना, वनों की कटाई होना। इनसे क्या हुआ कि धीरे धीरे पर्यावरण डिग्रेड होता रहा। दूसरी जगह जो फैक्टर्स थे, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, व्हीकल से निकलने वाला शहरों में धुआं, पेड़ों की कटाई, ये उसके कारण थे जिससे पर्यावरण धीरे धीरे डिग्रेड होता गया। नैतिकता अपना पूरा खो चुकी है अपनी जगह लोगों में से। तो फिर ऐसी हमें लगा कि हमें क्यों नहीं पर्यावरण के संबंधी कोई कानून बनाया जाए। पहले आप देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिया था या जो हमें आपस में ज्ञान था, उसमें देखेंगे कि पर्यावरण को हमारे लोकगीतों से जोड़ रखा था, संस्कृति से जोड़ रखा था, धर्म से जोड़ रखा था। आप देखो,
जो कमल का फूल होता है वो माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। पीपल का पेड़ है वो विष्णु से जुड़ा हुआ है। तुलसी का पेड़ है वो आप जानते हो उसके कितनी महत्वता है। आज यहाँ तक कहते हैं कि तुलसी का पत्ता अगर रोज आदमी खाता है तो उसको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। और अशोक पेड़ जो है उसको बुद्ध से जोड़ते हैं। खेजड़ी आप राजस्थान का वृक्ष जानते हो कितनी महत्ता है कि हर समय वो हरी भरी रहती है और उसके पत्ते झड़ने के बाद भी जानवरों के काम आते हैं। ऐसे ही जानवरों को हम नहीं मारा करते थे, उनके प्रति भी हम सावधान होना रखना करते थे। जैसे भगवान बहुत सारे ऐसे हैं, गणेश जी का वाहन है चूहा, मोर है, हाथी है, बुल है, यहाँ तक कि बंदर और कुत्ते भी किसी न किसी भगवान से जुड़े हुए थे। तो इन लोगों को हम ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। कारण ये था कि ये सब हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए थे और हमारे आचरण से, हमारे रिलीजन से जुड़े हुए थे। बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं, गोवर्धन पर्वत। अभी पहाड़ों को काटने नहीं, क्यों? कि उसमें भगवान का वास है, देवताओं का वास है। ये सब बातें हम देखने को मिलती हैं पुराने हमारे। जब पुराने बातों का हम लोगों पे असर नहीं रहा, नैतिकता हम भूल गई, माता पिता का सुबह उठ के नमस्कार करना तो बहुत दूर की बात, उनसे शक्ल तक नहीं देखते, कई बार तो ऐसा होता है। तो धीरे धीरे नैतिकता का पतन होने लगा। पतन होने लगा तो हमें जरूरत पड़ी ऐसे नियमों की, उन नियमों से, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें या लोगों के आचरण को बांध सकें। तो संविधान जब बना उससे पहले हमारे देश में अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, जैसे फॉरेस्ट एक्ट बनाया, पोर्ट एक्ट बनाया। पोर्ट का मतलब जहाँ पे बंदरगाह आकर रुकता था वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे। हालांकि वो पूर्ण रूप से उनके फायदे के लिए था। जंगलों की कटाई नियंत्रित करने का मतलब था कि जंगल केवल वही काटेंगे। हम इसको अगर नेगेटिव से छोड़ के पॉजिटिव रूप में देखें तो उन्होंने पेड़ों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए बनाए थे। हालांकि उद्देश्य उनका कुछ भी रहा हो, चाहे वो इसको अपने स्वार्थ के लिए करते हो, परंतु इससे हमारे पर्यावरण को थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलेगी। अब हम आते हैं कि संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान है। संविधान आप सब जानते हो हमारा देश का सबसे बड़ा कानून है और इस कानून के तहत ही सारे दूसरे कानून जो है उनकी उत्पत्ति होती है, उनका निर्माण होता है, उनका जनन होता है। तो जो एक ऐसा अनुच्छेद जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम बताएंगे, वो है अनुच्छेद 21। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अपने पॉलिटिकल साइंस की किताब में और सिक्स की बुक में कि एक अनुच्छेद 21 है। ये अनुच्छेद 21 आपको बताता है कि हमें हमारे जीवन और जीवन शैली और जीने का तरीका उसकी स्वतंत्रता है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप खराब तरीके से जिए। खराब तरीके का मतलब है कि गरिमा को छोड़ के अगरिमापूर्ण जीवन जिए। इसमें आपने बहुत सारे मामले भी सुने होंगे। एक मैं मामले के बारे में बताता हूँ कि एक चार्ल्स शोभराज नाम का व्यक्ति था जिसको बेड़ी पहनाकर न्यायालय में वो ले जाया करता था। तो जब न्यायालय में ले जाया जाता था तो लोग उसको देखते हंसते थे। तो उसने न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी कि साहब ये मेरी गरिमा के विरुद्ध जा रहा है, जब तक मुझे सजा नहीं दे दी जाए तब तक मुझे बेड़ियों में डालकर न्यायालय में नहीं पहुंचाया जाए, मैं भाग नहीं रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बात सही कही है और उसके घात को मानते हुए उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हुए उस बात को मान लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। अभी रिसेंटली खड़क सिंह का एक मामला वापस चर्चा में आया था। तो खड़क सिंह एक डाकू हुआ करता था, डाकू पर पुलिस निगरानी रखा करती थी। न्यायालय में खड़क सिंह के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब ये मेरे निजता का जो जीवन है उस पर सीधा सीधा प्रहार कर रहा है। निजता के जीवन में प्रहार करने का मतलब कि जो सर्विलेंस है या पुलिस की जो निगरानी चुपके चुपके मुझे देखते हैं मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, इससे मेरी निजी जीवन पे असर पड़ता है। तो उसको भी कोर्ट ने मान लिया। अब ये अनुच्छेद 21 है, इसका आयाम इतना बढ़ गया आज की तारीख में, आप देखोगे कि शिक्षा का अधिकार भी इसमें सम्मिलित हो गया है। आपको देखो चिकित्सा का अधिकार भी सम्मिलित हो गया है और शिक्षा का अधिकार से हमने एक अनुच्छेद इसमें और एक 21 से जोड़ दिया है। अब पर्यावरण 21 से क्या संबंध रखता है इसके बारे में हम थोड़ी बात बताएंगे आपको। पर्यावरण अनुच्छेद 21 से बहुत संबंध रखता है। जैसे हर व्यक्ति को अपना जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जीता है या आसपास देखता है कि उसके का जीवन किन्हीं चीजों से प्रभावित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पे आसपास इतनी गंदगी फैली हुई है, आसपास इतना वातावरण हवा इतनी दूषित है, कोई शहरी आसपास ऐसी चीज लगा रखी है जिससे कोलाहल होता हो, नॉइजेस होती हो, और पीने का पानी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको प्रदूषित करती है। तो स्वच्छ जीवन स्वच्छ वातावरण पाने का हर व्यक्ति को अधिकार है। इसको बोलते हैं हम होलसम एनवायरनमेंट। होलसम एनवायरनमेंट का मतलब कि जैसा एनवायरनमेंट प्रकृति ने हमें दिया है वैसा ही हमें प्राप्त होना चाहिए।
उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करे? अधिकार तो सबको दे दिया, तो इससे हमारे संविधान में प्रावधान है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम रिट याचिका दायर करें। क्या दायर करें? रिट याचिका। न्यायालय में रिट याचिका दायर करके हम अपने अधिकार को, जो हनन हो रहा है, कौन सा अधिकार हनन हो रहा है? अनुच्छेद 21 के तहत आपका स्वच्छ जीवन जीने का या आपको स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। उस हनन को रोकने के लिए हम न्यायालय के सामने याचक बन के जाएंगे और आग्रह करेंगे कि हमें हमारा अधिकार वापस लौटाया जाए। न्यायालय आपकी बात सुनेगा और अगर उसमें देखेगा कि इसमें ऐसी बात है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, परंतु ऐसे अधिकारों के प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जनहित याचिका के द्वारा जाया जाना पड़ेगा। दो प्रकार की याचिकाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी होंगी। एक होती है जनहित याचिका और एक होती है व्यक्तिगत हित याचिका। दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि व्यक्तिगत हित याचिका में व्यक्ति स्वयं के हित के लिए जाता है और जनहित याचिका में वह आम आदमी के या जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंट करते हुए उसको प्रतिनिधित्व करता हुआ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके घर के आसपास आप देखते हो कि किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा जाए, चाहे वो पागल ही हो, उसको घर में रख रखा है, रस्सियों से बांध रखा है। न्यूज भी पढ़ी होंगे आप न्यूज़पेपर में कि उस व्यक्ति को आजाद करने के लिए आप न्यायालय में जाएंगे और याचिका लगा सकते हैं। आपके आसपास कोई तालाब है, कोई पहाड़ है या कोई सड़क है जो लोग गंदगी कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि जिससे उस कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसको लिए भी हम याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं और याचिका के द्वारा हम अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो अनुच्छेद 21 है, इसको थोड़ा सा हम और आगे एलोबरेट करते हैं। आपको वहां लेके चलते हैं कि इसको कब ये माना गया कि ये मूल अधिकार है। पहले कहा गया आपका अधिकार है, अब इसको मूल अधिकार की पूरी तरह से श्रेणी में डाल दिया गया है। सबसे पहले हम चलेंगे, एक मामला हुआ करता था 1980 का मामला है, ये रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम बिरदी चंद का। इसमें क्या था कि एक कॉलेज के परिसर के बगल से कच्ची बस्ती से कुछ ऐसा गंदा पानी जिसमें कच्ची शराब का वेस्ट मटेरियल डाला हुआ करता था, उससे वो सारा का सारा पानी आकर कॉलेज के आसपास इकट्ठा हुआ करता था। तो इसमें बिरदी चंद ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में धारा 133 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाई कि सब इससे न्यूसेंस हो रहा है, उपताप हो रहा है। न्यूसेंस का मतलब कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो इसके बारे में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था या निगम था, उसने मना कर दिया कि साहब हमारे पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है जिससे कि हम इस प्रदूषण को रोक सकें। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रसंज्ञान लेते हुए ये कहा कि भाई ये जो ऐसी गंदगी फैलाए जाना और राज्य का ये कहना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना, राज्य की वो इकाई है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ये उचित नहीं है। संसाधन कहाँ से लाए जाए ये राज्य की ड्यूटी है, परंतु किसी को भी इस तरह से गंदगी में रहने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटल कैन देहरादून। ये क्या है कि सब सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस है। सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस का मतलब है कि जब कोई न्यायालय में मामला जाता है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायालय उसमें कह देता है कि आज के बाद ये व्यवस्था रहेगी और इन निर्णयों का जो बाध्यता होती है वो एक कानून के रूप में ही रहती है, इसको कोई बदल नहीं सकता। स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसको आगे बदल सकता है या कोई नया कानून बना दिया जाए तो बदल सकता है, नहीं तो इसको बदला नहीं जा सकता। इस जो मामला बताया मैं आपको देहरादून वाला, यहाँ पे लाइमस्टोन जो होता है चूना पत्थर की खाने थी जमीन में, तो जमीन में खाने होने से जो जमीन के ऊपर लोग रह रहे हैं, कई किलोमीटर दूर दूर रह रहे हैं, तो उनके घरों में कभी भी मिट्टी धस जाया करती थी, छेद हो जाता था, तो उनको भय हो गया कि हमारा घर कभी भी गिर सकता है, हम कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो इसमें एक याचिका दायर की गई। याचिका दायर जब गई सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है, इस जो खनन हो रहा है, जमीन जो लोगों को भय पैदा हो रहा है, उसका रोकने का यही तरीका है कि इसमें खनन को रोक दिया जाए। एक और मामला बताता हूँ आपको, किंकर देवी का, हिमाचल प्रदेश का। इसमें भी शिवालिक जो पहाड़ है उनका मामला है। उस पर भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी कि पहाड़ों पे आप लिख लिए जाए। तो जब लिखा गया तो पेंट जब किया जाता है तो असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु मर जाया करते हैं। तो उससे क्या नुकसान हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम सीधा तरह से देख भी नहीं पा रहे हैं, परंतु हमारे पर्यावरण का भाग है, उनको नष्ट हो रहे हैं। उनको रोकने के लिए इस याचिका के द्वारा कोर्ट से
आदेश लाया गया था। फिर एक दूसरा है कि आप सबको पता है कि हमें जमीन खरीदने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, ये भी आपका मूल अधिकार है, परंतु प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार हमें फंडामेंटल राइट नहीं है, एक विधिक अधिकार है। तो ये जो मामला बता रहा हूँ आपको, टी दामोदर राव वर्सेस स्पेशल ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, इसमें क्या था कि 37 एकड़ जमीन जो LIC और अन्य विभागों के द्वारा जमीन पर एक कॉलोनी बसाई जा रही थी। तो जब कॉलोनी बसाई जा रही थी तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे कॉलोनी की जगह एक नेशनल पार्क बनाया जाए या ऐसी जगह इसको विकसित किया जाए ताकि पर्यावरण से संबंधित इसमें कुछ बातें की जाए। तो इसकी जब याचिका न्यायालय में आई, इन लोगों की जिनसे जमीन ले ली गई थी, एक्वायर कर ली गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम किसी हाउसिंग प्लान को भी बदल सकते हैं। ये उनका अधिकार नहीं है कि ये कहना कि हम यहाँ रहेंगे और हम इसके हमारे को अधिकार है। एक और आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ, जैसे लक्षद्वीप का मामला है, वहाँ पे मीठे पानी की पीने की समस्या है, वो तो सब जगह हो गई आजकल। लक्षद्वीप एक छोटा सा द्वीप है जहाँ चारों तरफ समुद्री पानी है, बरसात का ही पानी केवल वहाँ पीने योग्य होता है। तो लोगों ने छोटे छोटे कुएं बनाकर पानी निकालना शुरू कर दिया। राज्य हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया और पाबंद कर दिया कि कोई भी पानी को बाहर नहीं निकालेगा। तो लोगों ने कहा जब पानी बाहर निकला तो हम पियेंगे क्या, हमारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि अधिकार का हनन हो रहा है, पर आपको इसके बदले में पानी दिया जाएगा, पर आप खोद नहीं सकते। अब एक दूसरा ऐसा मामला मैं बताने जा रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित है और हमारे इतिहास के जो विधिक इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। वो है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था कि सुभाष कुमार जी एक टाटा कंपनी से ऐसा पुराना लोहे का चूरा खरीदा करते थे जो टाटा कंपनी उसको बाहर फेंक दिया करती थी। होता क्या था कि टाटा कंपनी बगौरम नदी के किनारे जो कोयला होता है उसको जलाकर लोहे के चीजें बनाती थी। तो चीजें बनाती थी तो वो लोहे को बारीक जो चूरा होता है उड़ उड़ के आसपास इकट्ठा हो जाता था। सुभाष कुमार जी उसको खरीद लिया करते थे औने पौने दामों में। एक बार क्या हुआ कि उसकी कीमत जो थी टाटा कंपनी ने बढ़ा दी कि साहब हम तो इसको इतने महंगे भाव में ले रहे हैं, आपको इससे सस्ते में नहीं देंगे। तो जैसे उसने बढ़ाई, सुभाष कुमार जी छोटे न्यायालय में यानी अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचे और उनकी शिकायत कर दी कि साहब ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, इन्होंने नदियों को दूषित कर दिया, चारों तरफ जो पेड़ हैं वो काले पीले हो गए, उनको रोका जाए। ये मामला पहुंचा फिर सीधा हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो शायद दोबारा से इसकी जांच की गई। ये देखा गया कि सुभाष कुमार जी कोयले का चूरा ले रहे हैं, परंतु उनका इसमें स्वयं का हित था। स्वयं का हित होने का मतलब है कि ये याचिका थी जो जनहित याचिका न होके व्यक्तिगत हित याचिका पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनपे कॉस्ट लगा दी 10,000 रुपए की और कहा कि ये ऐसे मामले को हम नहीं सुनते, परंतु साथ ही साथ निर्देश भी दिए कि इस प्रकार का जो प्रदूषण किया जा रहा है वो गलत है और उसको रोका जाए। तो ये पहला मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीने के अधिकार में स्वच्छ वातावरण प्राप्त करना भी एक अपने आप में मूल अधिकार है। इसके बाद मामलों के बहुत सारे ढेर लग गए, ऐसे बड़े बड़े मामले निर्धारित हुए। जैसे आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु में नदियों किनारे छोटे छोटे चर्म उद्योग है। इन चर्म उद्योगों का उद्देश्य क्या है कि उनको बनाना और उनको विदेशों में एक्सपोर्ट कर देना और चर्म से बनी हुई चीजें, थैला, बैग, जूते आदि मार्केट में बेचना और अपने जीवन को चलाना। तो सरकार ने एक बार क्या किया कि इस पानी के जो दूषित होने को रोकने के लिए कहा कि कोई भी यहाँ पे इस प्रकार का चर्म उद्योग नहीं लगाएगा। अगर किसी को लगाना है तो वो क्या करे, जहाँ से दूर ले जाके इसको नदी में अंदर वो चमड़े का नहीं डाले। उसमें चर्म संशोधन में क्या होता है कि जो मरे हुए जानवर का चमड़ा है उसको एसिड से नमक से साफ करके पानी में लटका दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे शोधित होता रहे। अब 10-15 दिन बाद वो पूरा एसिड निकल जाता है उसका, परंतु नुकसान क्या होता है कि पूरी की पूरी नदी दूषित हो जाती है। जब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये मामला गया और उन्होंने बात की तो पता चला कि ये अगर इसको हटा देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे रोजगार से वंचित हो जाएंगे और उनको खाने तक की नौबत आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बात करते हुए कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप पानी को तो लो, उसको पहले निकालो बाहर, उसमें अपना जो भी जॉब है उसको ट्रीटमेंट करो और उसको ट्रीटमेंट करने के बाद जो वापस पानी नदी में डालो उसको फिल्टर करके डालो, एसिड वाला पानी आप नहीं डालोगे। ऐसा करने से क्या हुआ कि उनका
रोजगार भी बच गया और हमने अपने पर्यावरण को भी बचा लिया। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मामले आए। एक राजस्थान का मामला आपको बताता हूँ, अजीत मेहता का है। आपने देखा होगा हमारी कॉलोनी में लोग बाग बिना परमिशन लिए नगर निगम के, नगर पालिका की छोटे छोटे बिजनेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक जोधपुर में खाकला एक ऐसी चीज होती है जो गेहूं के जो डंठल बचते हैं उनसे बनता है। तो उसको काटने की मशीन लगा रखी थी उसने। उसकी काटने की मशीन से क्या हुआ कि आसपास के वो उड़ के जाता है, बहुत महीन होता है, तो एक प्रकार की बीमारी होने लगी। फ्लिनटोसिस उसको नाम से एक बीमारी होती है जो फेफड़ों में वो जाके और चुभ जाते हैं और उसमें स्वेलिंग पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को टीबी हो गया है। तो जब इसकी ये बात आई, हाई कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों के आसपास न तो इस प्रकार की कचरे का ये कुट्टी काटने की मशीन लगाएगा, नहीं उसका संग्रह करेगा, क्योंकि ये लोगों के मूल अधिकारों का हनन है। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला और है, आपने सुना होगा, वो है एमसी मेहता वर्सेस कल्पनाथ। ये एक मंत्री थे, इन्होंने क्या किया कि नदी का रुख मोड़ के अपनी मोटल के सामने से घुमा दिया ताकि जो पर्यटक आते हैं उनको लुभा सकें। जब मामला कोर्ट में गया याचिका के द्वारा, तो इनको वापस जो था नदी का डाइवर्ट वापस मोड़ दिया गया। ये अनुच्छेद 21 की बात थी, जिसमें इसको बताया गया कि ये एक मूल अधिकार है। अब हम आते हैं संविधान के दूसरे से अनुच्छेद जो पर्यावरण से सीधे जुड़े हुए हैं। अब एक अनुच्छेद 48A है। 42 संशोधन के बाद ये इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। एक्चुअल में क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य का कि राज्य पर्यावरण को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। प्रयास का मतलब है ऐसे कानून बने जाएंगे या ऐसी विधियां बनाई जाएगी जिससे पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके। ऐसे ही एक आर्टिकल इसी समय जोड़ा गया जिसका नाम 51AG है, जो आपका दायित्व है, मूलभूत दायित्व है। वो क्या है कि जो हर व्यक्ति इसका दायित्व होगा कि आसपास की नदियां, पर्यावरण और झीलें, इनको सुरक्षित करेगा और जीव जंतुओं पे अपना दया भाव रखेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई थी। अब हम आते हैं जो आज हमारा मुख्य बिंदु है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि ऐसा कानून जो आज प्रचलित है और इस फोर्स में है। इस बात को बताते हुए कि कानून किस प्रकार से प्रदूषण को और पर्यावरण को रोक सकता है, प्रदूषण को रोक सकता है, पर्यावरण को बचा सकता है। ये जो अधिनियम है इसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये 1986 में बना था। ये क्यों बना था इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसकी क्या उद्देश्य थे, क्या ये अपने उद्देश्य में सफल रहा और इसका स्कोप क्या है। ये कहा जाता है इसके बारे में कि एक ही अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का अर्थ होता है एक छत्र वो है विधान है। छत्र विधान का मतलब इस विधान के नीचे बाकी के हिंदुस्तान के जितने भी विधान है वो अपने आप उसके छाया में आते हैं। छाया में आने का मतलब है कि वो सब उसके अधीन कार्य करते हैं। और ये ऐसा विधान है जो केवल मात्र इसमें 26 धाराएं हैं और 26 धाराएं होने के साथ ही सभी विधानों पे अपना ऐसा प्रभाव रखता है बिना उनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किए उनमें प्रभाव डाले गए। ये अधिनियम जब बना था उससे पहले 2 अधिनियम हमारे पहले से चले आ रहे थे। एक अधिनियम का नाम था जल संरक्षण अधिनियम और दूसरा था वायु संरक्षण अधिनियम। जो आपका जल संरक्षण अधिनियम था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन और कंट्रोल, नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 में बना था। ये था संबंधित पानी से। ज्यादातर जो प्रदूषण हुआ करते थे उस दशक 70वें दशक में वो पानी, नदियों, तालाबों आदि से संबंधित थे कि काफी मात्रा में गंगा नदी, यमुना नदी और जो भी नदियां बह रही हैं आसपास, उस सबको बुरी तरह से प्रदूषित किया जा रहा था। तो अधिनियम बनाए गए, परंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी रह गई जो इसमें शामिल नहीं होती थी। फिर बात आई एयर पोल्यूशन की, तो हमने 1981 में एक अधिनियम और बना डाला। ये अधिनियम किससे संबंधित था? वायु अधिनियम संबंधित था। वायु का मतलब होता है जिसमें हवा से संबंधित नॉइज भी उसमें शामिल होती है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, स्कूटर व्हीकलों से निकलने वाला धुआं, ये सब इसमें शामिल होता है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसका नाम देखो लिखा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम और नियंत्रण। पहले आप रोको और जो हो रहा है उसको नियंत्रण कर लो। कितने अच्छे कानून बनाए गए थे, परंतु फिर भी ये कानून अपने आप में सक्षम नहीं थे प्रदूषण को रोकने के लिए। तो हमें
एक नया कानून बनाना पड़ा जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब कब पारित हुआ था? क्या हुआ था 1972 में, आपने सुना होगा, स्वीडन में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ। उसमें करीब 130 देशों ने भाग लिया। 130 देशों में से हमारे यहाँ से जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने भाग लिया। वहां भाग लेने के बाद उन्होंने घोषणाएं की सब देशों ने, और सबने एक साथ एक आवाज में कहा कि हम अपने देश जाएंगे और पर्यावरण को संबंधित जो चीजें हैं, बातें हैं, उन पर विचार करेंगे। वो कौन कौन सी बातें रहेंगी? सब बातें कही गई। सबसे पहले समुद्री जल, समुद्री जीव जंतु, पहाड़ी जीव जंतु और ऐसे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से आंख से नहीं देख सकते, उनकी सुरक्षा के लिए हमें बात करनी है। सब आ गए और हमारे यहाँ 1986 में एक अधिनियम बनाया गया। उसका नाम रखा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम कब एनफोर्स आया आपको पता होगा? 19 नवंबर को इफेक्टेड हुआ। क्यों हुआ? उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी माता इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पे इसको लागू कर दिया। इसके और कोई कारण थे। पहला तो था आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इस अधिनियम के प्रीएम्बल में भी उसके बारे में वर्णन किया गया है कि इसका मूल जो कारण था जिसकी वजह से अधिनियम बना वो स्टॉकहोम का सम्मेलन था। इसमें इतने सारे देशों ने, करीब 125-150 देशों ने भाग लिया था। आपको ध्यान होगा 1984 में एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी भोपाल में, जिसमें 3-4 हजार लोग की डेथ हो गई थी और कई हजार लोग इसमें मारे गए थे। कैसे मारे गए थे कि एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जो भारत में व्यापार करी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक प्रकार का जो गैस थी जो बैटरी बनाने के काम में आती थी, वो रात को लीक हो गई। लीक होने से लोगों को पता भी नहीं चला कि वो उनको दम क्यों उठ रहा है और रातों रात ही काफी मर गए। इससे मरने के बाद जब देखा गया कि जब कानून हमारे पास है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, उसके बाद भी ऐसे दुर्घटनाओं का हो जाना, इसको क्या हम रोक नहीं सकते थे? आपने कहा अधिनियम का नाम रखा था एयर पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट, नियंत्रण और रोकथाम के लिए। फिर भी ऐसी घटना हुई तो इसने बहुत बड़ा रोल निभाया भोपाल के कांड ने। इसकी वजह से हमने 86 में इस अधिनियम को बना डाला। अब इस अधिनियम में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण होता क्या है। इसमें बताया गया है कि इसमें शामिल होता है हवा, जल और थल, और इन सब का मानव से संबंध, उसको पर्यावरण का। पर्यावरण में कुछ भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो सम्मिलित नहीं होती हो। यहाँ तक कि चांद जो है आज, वो भी पर्यावरण के परिधि में आता है और परिभाषा में आता है। फिर इसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि पॉल्यूशन किसे कहेंगे। अच्छा, एक बात पे बीच में बताना चाहूंगा कि हम ये डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं। जब कोई कानून बनता है तो कानून में जिस बात के लिए हमें आगे रोकथाम करनी है या कोई पनिशमेंट करना है, उसको दंड देना है, तो सबसे पहले उसको परिभाषित किया जाए। बिना परिभाषित किए हुए लोग उसे तुमुल से छूट के भाग जाएंगे कि सब प्रदूषण में आता ही नहीं है, पर्यावरण में आता ही नहीं है, तो पहले से परिभाषा दे दी जाती है। तो धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई। ठीक है। अब एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है, यानी कि प्रदूषक किसे कहेंगे, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इसमें कहा कि कोई भी ऐसा सॉलिड या गैस सब्सटेंस जो उस मात्रा में या उस घटक में होना चाहिए जो उसको होना चाहिए, उसके अतिरिक्त अगर होगा कम या ज्यादा तो वो प्रदूषक कहलाएगा। और प्रदूषण किसे कहेंगे कि प्रदूषकों का वातावरण में होना प्रदूषण कहलाएगा। ये 3 परिभाषाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इस अधिनियम में ऐसा क्या है। इस अधिनियम को छत्र विधायन क्यों कहा गया, और छत्र विधायन अगर कहा गया तो इसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जिससे ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा अधिनियम है। आपको ध्यान होगा इस अधिनियम के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा चीता है जो दहाड़ता है परंतु उसके दांत नहीं। एक ऐसा बुलडॉग है जो दिखता है कि बहुत खतरनाक है, पास में जाके देखते हैं तो वो मिट्टी का है। ऐसा सांप है जो विषदंत नहीं है। ऐसा क्या बात हो गई, इतना अधिनियम अच्छा बनाया फिर भी इसके बारे में ऐसी बात क्यों कही जाती है। पहले हम इसके प्रावधानों के देखेंगे, जनरल प्रावधान, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर बात करेंगे कौन कौन से। कुल आपको बताया इसमें 26 अधिनियम के अंदर 26 धाराएं हैं। एक कोइंसिडेंट देखो, जब स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था तो वहां पे कुछ 26 रेजोल्यूशन पास हुए थे और इसमें भी बाई चांस 26 धाराएं बन गई हैं।
तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि पर्यावरण को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। अब तक हम बात करते सभी अधिनियम के कि पर्यावरण को प्रदूषण से रोकना है और नियंत्रण करना है, प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है। परंतु ये ऐसा अधिनियम था जिसने कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा हम पर्यावरण के जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाएंगे। सुधार लाने के लिए बनाया गया था कि जो हो गया, अब आगे क्या करना है कि जिससे जो हम वापस वहीं जा सके जहां हमने उसको छोड़ा था। इसको कैसे प्राप्त करेंगे इसकी धाराएं बताएगी। तो जो धारा 3 से 6 में केंद्र सरकार को असीम शक्तियां दी गई है, ऐसी ऐसी शक्तियां दी गई है पर्यावरण के बारे में कि वो जैसा उचित समझे नियम बना सकती है और उन नियमों को लागू भी करवा सकती है। सबसे पहला कि जो भारत में कानून है, विधियां हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करना। दूसरा, जो प्राधिकरण है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करना। कोऑर्डिनेशन पैदा का मतलब है जैसे जल अधिनियम था वो केवल जल की बात करेगा, वायु अधिनियम है वो केवल वायु अधिनियम की बात करेगा, नॉइज कंट्रोल एक्ट है वो केवल कोलाहल शोर की बात करेगा, ऐसी फॉरेस्ट एक्ट है वो केवल फॉरेस्ट की बात करेगा। जैसे ऐसी बात हो गई जैसे एक कोई घटना घटी और एक थाने वाला कहता है कि उस थाने के परिधि में आता है, इसमें मैं कोई संज्ञान नहीं ले सकता। तो ऐसे ही इस अधिनियम की जरूरत पड़ी और कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाया गया। किसमें बीच पर समन्वय बिठाया गया? समन्वय बिठाया गया प्राधिकरणों के बीच में, प्राधिकरण के बीच में और उनके अधिकारियों के बीच में, नियमों के बीच में, विधियों के बीच में। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हर चीज इसके परिधि में जाएगी। अब एक दूसरी चीज आती है कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये कहाँ लागू होगा। आप देखो भारतीय दंड संहिता जैसी विधि जो सबसे बड़ी विधि है आपराधिक विधि, वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होती है, परंतु ये अधिनियम जो है जम्मू और कश्मीर पे भी लागू होता है। इसका मतलब कि ये क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर पूरे हिंदुस्तान से संबंधित है, ये सभी जगह लागू होता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसको ये नहीं बच सकता कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है या इसका क्षेत्राधिकार यहाँ तक खत्म हो गया, इसके आगे नहीं जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड पे ये धाराएं हैं कुछ, तो किसी इस जो धारा 3 से लेकर 6 में सरकार को शक्तियां दी गई है। क्या दी गई है कि पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए वो रिसर्च या शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकती है संस्थाओं को। उसका प्रोत्साहित करने का मतलब है कि उनसे रिसर्च कराए कि ये जो प्रदूषण है उसको कैसे रोक सकते हैं और उसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय हैं। दूसरा कि ऐसे अफसरों की नियुक्ति की जाए जो पर्यावरण को रोकने के लिए सक्षम हो, उनके पास उनको शक्ति प्रदान करके हो, उनको नियम बनाने की शक्ति है। इसके अलावा केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण से रोकथाम करने के लिए ऐसे क्षेत्र में जहां वो उचित समझे जा सकती, उचित किसी परिसर में एंट्री कर सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जो अधिकारी हैं इसमें जो अधिक नियम से सशक्त किए गए हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। कहीं जाने का मतलब किसी परिसर में इस बात का उनको अगर संशय है कि यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, वहां जा सकते हैं और जाकर नमूना तक ले सकते हैं। किस चीज का नमूना ले सकते हैं? मिट्टी का, पानी का, हवा का। फैक्ट्री में, किसी परिसर में, सरकारी हो प्राइवेट हो, कहीं जा सकते हैं। ये पता लगना कि यहाँ पे प्रदूषण कारित किया जा रहा है। अब आपको पता होगा कि इसमें दंड का प्रावधान भी है। कितना दंड दिया जा सकता है? अब देखो इसमें धारा 15 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कहती है कि 7 साल तक का, पहली बार तो 5 साल का, अगर दोबारा अपराध होता है उसी प्रकार का तो 7 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। और साथ में अर्थदंड भी है, 1 लाख रुपए तक अर्थदंड, और अगर वो लगातार जारी रहता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया जा सकता है उस व्यक्ति पे या उस संस्था पे या उस डिपार्टमेंट पे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये दंड लगाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी के द्वारा अपराध किया जा रहा है या किसी सरकारी विभाग के द्वारा अपराध किया जा रहा है, सरकारी विभाग भी अपराध कर सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज है, कोई निगम है, पुलिस स्टेशन है, वो भी प्रदूषण कर सकता है। प्रदूषण का किसी प्रकार का हो सकता है। कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे कचरे को आग लगा देना, ये प्रदूषण की परिभाषा में आता है। अब इसको कोई करता है, अब कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये प्रदूषण कर सकती है, बहुत प्रकार के प्रदूषण कर सकती है। वेस्ट मटेरियल जो है, वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है? कई प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है।
एटॉमिक वेस्ट से लेकर घरेलू वेस्ट तक का सारा जो चीजें हैं वो वेस्ट मटेरियल कहलाता है, उसको डंपिंग करते हैं, उसको ऐसी जगह डालते हैं जो प्रदूषण की परिभाषा में आता है। तो इसको प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट का जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो उसका जिम्मेवार होता है, और कंपनी में उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। ये जब भी बच सकते हैं कि ये कहें कि हमने प्रदूषण को रोकने का हर संभव कार्य किया था, और वो साबित करते हैं कि सामने कार्य में पूर्ण रूप से इसमें कोताही नहीं बरती है, और हमने इसमें सजगता से इसको रोकने के लिए प्रयास किए हैं, तो बच सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बच सकते, उनको व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेवार बनाया जा सकता है। अब पहले मैंने कहा था कि इसको कहा कि ये बिना दांत का शेर है, चीता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? सबसे बड़ी बात देखो कि जब एक उदाहरण छोटा सा, आपको लगता है कि पड़ोस में किसी ने किसी के साथ कोई अपराध कारित किया है, तो आप स्वयं जाके पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ तक कि गिरफ्तार भी कर सकते हो उसको, अपराध कारित होते हुए देखते हुए, या अपराध कारित कर लिया उसने तो गिरफ्तार करता है, एक आम आदमी गिरफ्तार कर सकता है। परंतु इस अधिनियम में इतना बड़ा अधिनियम बनाया, हमने इतनी शक्तियां दी, उसके बावजूद भी है कि कंप्लेंट हमें करनी पड़ेगी कहां पर? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। एक बात, अगर हमें किसी की शिकायत भी करनी है तो पहले उसको 60 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 60 दिन का नोटिस का मतलब है कि जो प्रदूषण कर रहा है उसे कहा जाएगा कि मैं तेरी शिकायत करने वाला हूँ, प्रदूषण को मत करो। तो 6 महीने, ये 60 डेज का जो 2 महीने का समय है उसमें वो व्यक्ति समझ जाता है और प्रदूषण को रोक लेता है। हालांकि थोड़ा बहुत उद्देश्य तो उसका पूरा हो गया कि उसने रोक दिया है, परंतु उससे कोई उसका जब उसने रोक ही दिया तो शिकायत का मामला नहीं बनता, वो कुछ दिनों बाद फिर शुरू कर सकता है। तो ये इसकी कमी है। दूसरी कमी देखो कितनी बड़ी कमी है, वो कमी है धारा 24 कहती है कि अगर भारत में कोई दूसरा ऐसा कानून है जिसमें इस बात के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और वो दंड इस अधिनियम से कम है, इस अधिनियम से कम है, तो वो अधिनियम की धाराएं लागू होगी, ये नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आपने बना दिया कैसा? बिना दांत का सांप। विष तो है ही नहीं, फिर काटेगा, दूर से डर लगता गया। इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज है, हम इसमें सरकार को सख्तियां है कि वो कहीं भी घुस के जाके अपना कार्रवाई कर सकती है और व्यक्ति को अपराध के लिए उत्तरदायी बना सकती है। परंतु देखा आपने कि जो धारा 24 है, इसने इसकी पूरी जो मेन आत्मा थी उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा दी। हालांकि इसका उद्देश्य पूरा दूसरा था। इसका उद्देश्य था कि हमारे भारत में विधि है, उसका विधि का यह है कि भाई आप एक व्यक्ति को 2 प्रकार का दंड नहीं दे सकते, या एक जगह जहां कम दंड है उसको बजाय दूसरा दंड दे दो। यानी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें अगर किसी दंड का प्रावधान है न्यूसेंस का, या बोलो आप दूसरे शब्दों में कहें कि कचरा डाल दिया कहीं पे, अब उसमें न्यूसेंस का प्रावधान है, वहां 2 महीने की सजा हो, और आप कहो उसको भी भाई आप 7 साल की सजा दो, 6 महीने की सजा दो, 5 साल की सजा दो, तो नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि कम दंड का प्रावधान अगर है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा टाइगर है जिसके दांत नहीं है, या जो केवल दहाड़ता है, मार नहीं सकता। इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, अधिनियम से जुड़े हुए हैं। जैसे एक आपको मैंने बताया 1974 में जल प्रदूषण को निवारण और नियंत्रित करने के लिए बना हुआ था। उसके बाद एक आप देखो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, इसमें जो जंगल हैं उनकी कटाई, उनके उत्पाद जो होते हैं उनको अनियंत्रित रूप से लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाने से रोकना है, ये फॉरेस्ट एक्ट कहता है। फिर एयर वाला, ये एयर और वाटर बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल समानता है, ये वाटर संबंधित है, बाकी ये एयर से संबंधित है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपको बता ही दिया। एक हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट होता है जैसे हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला टॉक्सिक जैसे बहुत जहरीला होता है वेस्ट, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? घर का कचरा तो डाल के आप एक डंपिंग स्टेशन में डाल के आ जाओ, नाले में डाल के आ जाओ, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु मान लो ये हॉस्पिटल का वेस्ट है, किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, वो दूषित सुइयां हैं, वो ऐसे नहीं फेंक सकते। उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट कानून बना हुआ है कि उनको इस प्रकार से ही फेंका जाएगा, भेजा जाएगा। जब ऐसे मामले आते हैं तो इन मामलों को कहां सुना जाए, इसके लिए हमने एक विशेष न्यायालय का गठन भी किया हुआ है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल में यानी कि हाई कोर्ट की पावर रखता है। इस न्यायालय में व्यक्ति जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, या जब केंद्र सरकार जब कोई किसी के खिलाफ मामला दर्ज करती है तो यहाँ पे इसकी सुनवाई होती है। फिर एक सिविल लाइबिलिटीज फॉर एयर ऑयल पोल्यूशन फंड कन्वेंशन, इंडियन बॉयलर्स एक्ट बहुत पुराना है, 1923 का अंग्रेजों को बनाया हुआ है। बॉयलर का मतलब होता है
पानी को गर्म करना या किसी केमिकल को, पानी लिक्विड को गर्म करना, बॉयलर है। तो बॉयलर अक्सर फट जाया करते हैं, उसके लिए अधिनियम बना हुआ है कि आप इस तरह प्रकार का बॉयलर बनाओगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बताया आपको। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, ये भी बहुत अच्छा कानून बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि हमारे इसमें संशोधन हो चुका है कई बार। आसपास के जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें कानून की बनाने की जरूरत थी। वाइल्ड लाइफ ऐसे छोटे छोटे जानवर जो लोग उनको केवल शौक के तौर पे मार देते हैं या व्यवसाय के रूप में उनका मार के ले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे गिरगिट तक को भी जो घर के बाहर पाए जाते हैं, कलर बदलते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ में है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी है। कछुआ, जो स्टार कछुए होते हैं या साधारण कछुए होते हैं, वही वाइल्ड लाइफ में आते हैं। डोमेस्टिक कौन से जानवर होते हैं? गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, बस यहाँ तक ही सीमित है। इसके अलावा जितने भी जानवर होते हैं वो हम वाइल्ड लाइफ में आते हैं। उनको न तो पाल सकते हैं और न ही हम उनको अपने पास रख सकते हैं या उनका व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आते हैं। अगर आपके घर में ये पाए गए तो आपको दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा और देखो, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये देखो तीसरे नंबर पे, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैविक विविधता। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने एक बार नीम के पेटेंट के लिए बहुत हल्ला मचाया था। नीम हमारे देश का है, इसका कोई क्या पेटेंट ले सकता है? ये तो हमारे रग रग में है। कई सारे पौधे हैं, तुलसी, ये हमारे घरों में उगती है, इसका कोई पेटेंट बना लेगा? तुलसी का उपयोग हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये जो जैविक विविधता है, इसको मेंटेन करने के लिए राजस्थान में कौन से जीव है, दूसरे स्टेट में कौन से जीव है, उनकी बीच में जो विविधता है, पेड़ पौधे, जानवर सब सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। तो जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। और भी बहुत सारे अधिनियम है जो अभी हम नहीं बता पाएंगे, पर अब आपको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा भारत में पर्यावरण संबंधी विधि कितनी क्या है। 2 प्रकार की विधि हमने देखी, एक तो संवैधानिक विधि और एक अन्य विधियां। सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है संवैधानिक विधि, क्योंकि हमारा अपेक्स लॉ है, सबसे बड़ा कानून है, कानूनों का कानून है, राजाओं का राजा है। तो उसके द्वारा जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो सबसे ऊपर होता है और वो मिलता है सिर्फ हमें अनुच्छेद 21 में। दूसरा जो सबसे बड़ा अधिनियम है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के भी द्वारा भी पर्यावरण को सुरक्षित किया जाता है। और सब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है हमारी अंदर की जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, उसे हमें वापस जीवित करना पड़ेगा। ये कानून से हम कब तक लड़ सकते हैं? कानून केवल उन लोगों के लिए है जो सुधर नहीं सकते, पर जो आम जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो पर्यावरण के बारे में थोड़ी भी भावना रखते हैं, वो इसको सुधार सकते हैं केवल नैतिकता से। नैतिकता जब खत्म होती है तो कानून की आवश्यकता होती है। नमस्कार।